हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालय एकेडमी। आज हम यूनिट 3 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल का टॉपिक नंबर 9 आईएचएल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल को समझेंगे। आज हम बात करेंगे कि आईएचएल में क्या अर्ली स्टेप्स थे, वहां से लेकर क्या अब मॉडर्न चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं। वॉर के टाइम पे ह्यूमैनिटी को कैसे जिंदा रखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक को। बट बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर टू गेट ऑल दी स्टडी मटेरियल इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस फॉर अदर इंक्वायरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज की इस वीडियो में जितने भी एग्जाम रिलेटेड कन्वेंशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही आईएचएल के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रीड करेंगे और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वे में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आईएचएल के कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल को समझने से पहले ये समझते हैं कि आईएचएल की डेफिनेशन क्या है। आईसीआरसी के अकॉर्डिंग आईसीआरसी मतलब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इनके अकॉर्डिंग आईएचएल की डेफिनेशन क्या है कि आईएचएल एक ग्रुप ऑफ रूल्स है जो क्या करता है, जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके इफेक्ट्स के ऊपर लिमिट लगाता है। साथ ही इसका मेन एम क्या है कि ऐसे लोग जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन देना है। और साथ ही जिस तरीके से वॉर लड़ा जा रहा है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। मतलब अगर हम सिंपली समझें तो आईएचएल का मतलब है कि अगर कोई वॉर हो भी रहा है, आईएचएल का ऐसा मानना है कि अगर कोई वॉर हो भी रहा है तो एक लाइन है, इसे आप क्रॉस मत करो। ये लाइन क्या है? बाउंड्री ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है? यूरोपियन कमीशन ये कहता है कि आईएचएल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे डिफाइन करता है कि वो प्रोटेक्ट करे सिविलियंस को, रिफ्यूजीज को, वाउंडेड को, और अलाउ करे कि उन तक ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस पहुंचे। मतलब कि जो स्टेट है और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो इन सभी को प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ ये भी ड्यूटी बनती है कि वो उन तक ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस पहुंचने के बीच में बाधा ना बने। ठीक है, पर्पस क्या है आईएचएल का? बैलेंस करना मिलिट्री नेसेसिटी और ह्यूमैनिटी को, जिससे कि कम से कम लोग उसमें सफर करें। आईएचएल का ये कहना नहीं है कि आप वॉर ही मत करो, बल्कि आईएचएल का ये कहना है कि वॉर लड़ने का भी एक तरीका होता है कि सिर्फ आप अपने मिलिट्री पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, अपने मिलिट्री टारगेट को फुलफिल करने के लिए किसी के भी ऊपर अननेसेसरी टॉर्चर या अननेसेसरी ब्रुटैलिटी मत करो। एक एक करके जो भी आईएचएल रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं अब वो रीड करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस क्रिएट करना है। तो जो बेलिजरेंट्स होते हैं, जो पार्टी है वॉर की, उसे डिस्टिंक्शन रखना है सिविलियंस और कॉम्पिटेंट्स के बीच में। जो सिविलियंस होते हैं उनके ऊपर या सिविलियन एरियाज के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो यूएनजीए रेजोल्यूशन है 2444, इसमें इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो 2024 में जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट था उसमें दोनों ही पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उन्होंने ये जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन किया है और सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका क्या मतलब है? जो वॉर की दोनों ही पार्टीज होती हैं उन्हें हर समय हर वक्त बिहेव करना है, और कैसे बिहेव करना है? मानवता के साथ, मतलब एक्ट करना है ह्यूमनली। साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना है लोगों की डिग्निटी को और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। अब ये किस पे अप्लाई होता है? सिविलियंस, चिल्ड्रन और रेफ्यूजीज के ऊपर अप्लाई होता है। अब अगर हम एग्जांपल देखें रीसेंट केसेस में, तो जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो जो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोवाइड किया गया था बाय आईसीआरसी या दूसरे जो भी ऐसे एजेंसीज हैं जो ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने दोनों ही तरफ के लोगों को फूड, वाटर, मेडिसिन सब कुछ प्रोवाइड की थी। तो ये एक प्रीमियम एग्जाम्पल है ह्यूमैनिटी का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका क्या मतलब है? किसी भी हमले से होने वाला नुकसान या जो होने वाला हार्म है
वो उससे मिलने वाले मिलिट्री गेन के प्रोपोर्शन में होना चाहिए, एक्सेसिव हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 22 हेग कन्वेंशन में भी ये चीज लिखी हुई है कि राइट टू हार्म जो होता है वो अनलिमिटेड नेचर का नहीं होता, उस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक दुश्मन कंट्री का बहुत बड़ा कमांडर कहीं पर छुपा हुआ है और उसके आसपास कुछ 10 to 15 सिविलियंस हैं। अब अगर एक कंट्री उस कमांडर को मारने के लिए एक बहुत बड़ा बॉम्ब वहां पर ड्रॉप करती है, उसमें वो तो मर जाएगा लेकिन साथ साथ जो सिविलियंस हैं उनकी भी डेथ होगी, कोलिटरल डैमेज पड़ेगा। अब ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की अगेंस्ट में जाता है कि आप एक कमांडर को मारने के लिए 10 से 15 सिविलियंस को नहीं मार सकते। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वॉन्डेड, सिक और पीओवीज। पीओवीज का क्या मतलब है? प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इस प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है? डिफेंसलेस और घायल लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का हमला ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ठीक है, जेनीवा कन्वेंशन 1949 में क्या दिया हुआ है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको ह्यूमेन ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर और फेयर हियरिंग का प्रोटेक्शन देता है जेनीवा कन्वेंशन। एग्जाम्पल देखें तो 2023 में सुडेन कॉन्फ्लिक्ट में अटैक किया गया था वाउंडेड्स के ऊपर। ठीक है, आईएचएल में दिया हुआ है कि जैसे ही कोई भी एक सोल्जर अपने आप को सरेंडर कर देता है या फिर वो घायल हो जाता है तो वो तुरंत प्रोटेक्टेड पर्सन बन जाता है। अब उनके ऊपर किसी भी तरीके का हमला करना ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है अवॉइडिंग अननेसेसरी सफरिंग। इसका मतलब क्या है? ऐसे कोई भी एक्ट जो सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर और क्रुएलिटी के लिए किए जा रहे हैं उनके ऊपर प्रोहिबिशन है जो मिलिट्री नीड से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंडिंग लेजर्स। इसका मतलब क्या है? ऐसी लेजर गन जो सामने वाले पर्सन को ब्लाइंड कर सकती है। बिकॉज वॉर का क्या मतलब होता है? सामने वाली कंट्री को हराना। यहाँ पर कहीं पर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पर्सन के ऊपर एक्सेसिव, ब्रूटल या पर्पसलेस टॉर्चर कर सकते हैं। इसलिए हर उस एक्ट के ऊपर आईएचएल कंप्लीट प्रोहिबिशन लगाता है। अब हम आईएचएल के हिस्टोरिकल साइड पे चलते हैं। सी, आईएचएल कोई एक ऐसा लॉ नहीं है जो एक दिन में बनकर तैयार हो गया। ये सालों तक किए गए आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशन का नतीजा है। इसलिए हम वन बाय वन इसके अंदर जितने भी कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स आते हैं उन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस। ये जो डिक्लेरेशन था वो आईएचएल की दिशा में सबसे पहला बड़ा स्टेप था जिसे अडॉप्ट किया गया 16 अप्रैल 1856 में। अब इसमें हुआ गया था, अबॉलिश किया गया था प्राइवेटरिंग को। अब प्राइवेटरिंग क्या होता है कि जब वॉर की सिचुएशन होती है तो एक कंट्री जिसने प्राइवेट शिप्स को हायर किया हुआ होता है वो क्या करती है, उन शिप्स को परमिशन दे देती है कि वो दुश्मन कंट्री की जो कमर्शियल वेसल्स हैं उनको अटैक कर सकती हैं या उन्हें डुबा सकती हैं। अब इससे होता क्या है कि जो ये वॉर है वो सिर्फ मिलिट्री तक नहीं रहता, नॉर्मल पब्लिक तक स्प्रेड हो जाता है। और इस डिक्लेरेशन में प्राइवेटरिंग को अबॉलिश कर दिया गया। इस डिक्लेरेशन में 55 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था। साथ ही साथ ये जो डिक्लेरेशन था उसने जो आने वाले आईएचएल के एग्रीमेंट से उनके लिए एक प्रेसिडेंट सेट किया था। और इससे ये भी पता चला कि जो कंट्रीज हैं वो साथ में मिलके वॉर के लिए कुछ रूल्स बना सकती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1868 में। अब इसका एम क्या था? क्रुएलिटी ऑफ वेपन्स के ऊपर लिमिट इम्पोज करना। ठीक है, मतलब इस डिक्लेरेशन के अंदर जो ऐसे वेपन्स होते हैं जो क्रुएलिटी कॉज करते हैं उनके ऊपर लिमिट लगाई गई थी। ठीक है, और इसमें ही जो हमने एक प्रिंसिपल रीड किया, अवॉइडिंग अननेसेसरी सफरिंग, इस प्रिंसिपल को लॉ की तरह कन्वर्ट करने की शुरुआत की गई थी। अब इसमें सबसे मेजर जो प्रोहिबिशन लगा था वो किसके ऊपर लगा था कि जो एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल्स थे जो 400 ग्राम से कम के थे उन्हें प्रोहिबिट किया गया था, क्योंकि वो ऐसे प्रोजेक्टाइल्स थे जो बॉडी के अंदर घुस के ब्लास्ट होते थे और जिसकी वजह से अननेसेसरी सफरिंग कॉज होती थी। फिर है
ब्रुशेल डिक्लेरेशन ऑन द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर 1874। ये अगस्त 27 1874 में लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर पर प्रीलिमिनरी लॉज ऑफ वॉर ड्राफ्ट किया गया था। इसका एम क्या था? लैंड फोर्सेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना। ठीक है, अगर इस डिक्लेरेशन को डिटेल में समझें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए, जो घायल है, जो वाउंडेड है, उनका इलाज कैसे होना चाहिए, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उनके ऊपर लॉ कैसे अप्लाई होगा, है ना। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो डिक्लेरेशन है वो कभी भी लीगली बाइंडिंग नहीं था, लेकिन इसने काफी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया। ये प्रीकर्सर बना जो आने वाले आईएचएल के एग्रीमेंट्स थे उनके लिए, और स्पेशली हेग कन्वेंशन के लिए, क्योंकि हेग कन्वेंशन में काफी सारी ये चीजें जो थी वो अडॉप्ट की गई थी। अब डिस्कस करते हैं कुछ अर्ली जेनीवा कन्वेंशन। जेनीवा कन्वेंशन जो है वो आईएचएल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनके बिना आईएचएल का डिस्कशन जो है वो अधूरा है, इसलिए इन्हें आईएचएल का बैकबोन कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले जो कन्वेंशन देखेंगे उसका नाम है जेनीवा कन्वेंशन फॉर द एमिलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वाउंडेड इन आर्मीज इन द फील्ड 1864। इस कन्वेंशन का इंस्पिरेशन हमें हेनरी डूनेट की एक बुक है अ मेमोरी ऑफ सोल्फरिनो, उससे मिला था। अब अगर इसे डिटेल में समझा जाए तो हेनरी ड्यूनेट ने 1859 में सल्फरिनो में एक वॉर देखा था, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को बिना मेडिकल दिए छोड़ दिया गया था। उन्होंने खुद ने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया कि क्या पेन होता है जब वॉर होता है, लोगों के दर्द को, हर चीज को उन्होंने महसूस किया। तब उन्होंने एक प्रपोजल रखा। उस प्रपोजल में उन्होंने कहा कि हमें एक न्यूट्रल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो वाउंडेड जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड करे। और उसी प्रपोजल के बेसिस पे ये कन्वेंशन बना, और साथ ही साथ आईसीआरसी का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस कन्वेंशन का एम क्या था? वाउंडेड सोल्जर्स को प्रोटेक्शन देना। साथ ही साथ पहली बार ये इस्टेब्लिश किया गया कि जो मेडिकल पर्सोनल्स होंगे या फिर हॉस्पिटल के जो भी लोग हैं उन्हें दोनों ही पार्टी जो है वॉर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इस कन्वेंशन के अंदर आईसीआरसी को आईएचएल के साथ लिंक किया गया। अब अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो टोटल 12 नेशंस थे जो इस कन्वेंशन के पार्टिसिपेंट थे। अब ये जो पर्टिकुलर जेनीवा कन्वेंशन था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था? तो ये फाउंडेशन बना मॉडर्न मेडिकल न्यूट्रलिटी इन वॉर के लिए। इसका मतलब है कि वॉर में जब भी किसी सोल्जर को चोट लगती है, वो घायल होता है, तो उसका इलाज जरूरी है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जब भी किसी सोल्जर को चोट लगती है तो वहां उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है और वहां से इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटी शुरू होती है। नेक्स्ट कन्वेंशन है जेनीवा कन्वेंशन फॉर द एम्लियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द वाउंडेड एंड सिक इन आर्मीज इन द फील्ड 1906। ये जो कन्वेंशन है वो एक तरीके का एक्सपेंडेड वर्जन है 1864 का जो कन्वेंशन अभी हमने देखा उसका। इसमें डिटेल 33 आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए थे। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन थे वो भी इंक्रीज हुआ था। पहले 12 नेशंस थे, अब 35 नेशंस हो चुके थे। ठीक है, और कुछ नई चीजें थी जो इंक्रीज हुई इसमें। क्या कवर किया गया? रिपेट्रिएशन, इसका मतलब वापस भेजना। जो भी ऐसी कंट्री है जहाँ का वो सोल्जर है, जो होम कंट्री है उस पर्टिकुलर वाउंडेड सोल्जर की, उसे वापस भेज देना उसकी होम कंट्री में। ब्यूरियल ऑफ डेड और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कन्वेंशन ने क्या किया? जो वाउंडेड सोल्जर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट में, उनकी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। साथ ही साथ इस कन्वेंशन ने ये भी बताया कि आईएचएल जो है वो इवॉल्विंग नेचर का है और समय के साथ इसमें नई चीजें ऐड की जा सकती हैं। अभी हमने देखा कि जो जेनीवा कन्वेंशन है उसका मेन फोकस क्या था? जो घायल हैं, जो वाउंडेड हैं, उनका प्रोटेक्शन करना। लेकिन जो हेग कन्वेंशन है इसका फोकस है मीन्स एंड मेथड्स ऑफ वॉरफेयर।
युद्ध लड़ने के तरीकों के ऊपर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेग कन्वेंशन 2 विद रिस्पेक्ट टू द लॉज एंड कस्टम्स ऑफ वॉर ऑन लैंड 1899। इस कन्वेंशन में पहली बार जो लैंड पे होने वाले वॉर्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी लॉज थे उन्हें एक जगह अच्छी तरीके से कंबाइन किया गया था। साथ ही साथ डमडम बुलेट्स को बैन किया गया था। अब डमडम बुलेट्स को एक्सपांडिंग बुलेट्स भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? ये ऐसी बुलेट्स होती हैं जो टारगेट को हिट करने के बाद फैल जाती हैं, एक्सपांड हो जाती हैं और हॉरिफाइंग इंटरनल डैमेज पहुंचाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमने प्रिंसिपल देखा था अवॉइडिंग अननेसेसरी सफरिंग, इस प्रिंसिपल को एक लीगल फॉर्म दिया गया था। अगर इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो टोटल 26 स्टेट्स ने इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद कन्वेंशन है हेग कन्वेंशन फॉर रिस्पेक्टिंग द लॉज एंड कस्टम ऑफ वॉर ऑन लैंड एंड इट्स एनेक्स रेगुलेशन 1907। ये आज के टाइम में भी जो लैंड वॉरफेयर के रूल्स हैं उसका प्राइमरी सोर्स है। 1899 में जो रूल्स आए थे वो इस कन्वेंशन में इम्प्रोवाइज्ड किए गए एंड उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, कुछ दूसरी चीजें थी जो इसमें इंक्लूड की गई 1907 के कन्वेंशन में। वो क्या थी? पहली बात तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रिलेटेड रूल्स लाए गए कि उनके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा, उनका इलाज कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ ये बोला गया कि पूछे जाने पर वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम, नंबर एंड रैंक बताने के लिए ऑब्लाइज्ड होंगे। ठीक है, और प्रोटेक्शन की बात की गई सिविलियंस की कि जो सिविलियंस हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और इसमें स्पेशली इन्वॉल्व किया गया ऑक्यूपाइड टेरिटरी के सिविलियंस को कि जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उन्हें उन सिविलियंस का जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे हैं उन सिविलियंस का जो रिलीजन है और जो उनकी निजी संपत्ति है उसका रिस्पेक्ट करना होगा। अगर इस कन्वेंशन के पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इसमें टोटल 44 स्टेट्स जो थे वो पार्टिसिपेंट्स थे। वर्ल्ड वॉर वन में काफी सारी पॉइजनस गैसेस का यूज हुआ था जिसकी वजह से वर्ल्ड में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और इस डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस ने पूरे वर्ल्ड को मजबूर किया कि एक ऐसे लॉज बनाए जाएं जो प्रोहिबिट करें ऐसी पॉइजनस गैसेस को यूज करने के लिए और इसीलिए जेनीवा प्रोटोकॉल 1925 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब प्रोटोकॉल का नाम क्या था? प्रोटोकॉल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज इन वॉर ऑफ एक्सपिएटिंग पॉइजनस और अदर गैसेस एंड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ वॉरफेयर 1925। इस प्रोटोकॉल ने 2 डेडली वेपन्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाया था। जो क्या था? सबसे पहले है एक्सपिएटिंग और पॉइजनस गैसेस जैसे कि क्लोरीन एंड दूसरा है मस्टर्ड गैस जो वर्ल्ड वॉर वन में यूज हुई थी। ठीक है, और दूसरा कौन सा वेपन था? बैक्टीरियोलॉजिकल वेपन, मतलब वायरसेस या फिर बैक्टीरिया। अब समझने वाली बात यह है कि इस प्रोटोकॉल में जो बायोलॉजिकल वेपन्स थे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूज करने पे रोक लगाई थी। मतलब उन्हें बनाना और स्टोर करना अभी भी लीगल था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें यूज नहीं करा जा सकता था। बहुत सी कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को साइन ही इस बेसिस पे किया था कि अगर कोई सामने वाली कंट्री हमारे ऊपर पॉइजनस गैस या फिर कुछ बैक्टीरिया का यूज करती है तो हम भी जवाब में ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ने एक तरीके का ब्रिज फॉर्म किया जेनीवा कन्वेंशन जो कि वाउंडेड सोल्जर्स या वाउंडेड सिविलियंस के लिए था उनके और जो मॉडर्न अभी ट्रीटीज आई हैं जो कि वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स के रिलेटेड हैं उनके बीच में। अब जब पूरी दुनिया ने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू जैसे डेडली इंसिडेंट्स देख लिए थे तब एक जरूरत महसूस हुई। जरूरत किस चीज की? आईएचएल को और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा डिटेल्ड बनाने की, जिसके लिए अब कुछ कन्वेंशंस हम रीड करेंगे जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। सबसे पहला है जेनीवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1929।
इस कन्वेंशन का पूरा फोकस किसके ऊपर था? जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जाना चाहिए उसके ऊपर। इसमें टोटल 97 आर्टिकल्स हैं और ये कन्वेंशन जो है वो इंश्योर करता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ इस कन्वेंशन में आईसीआरसी को एक न्यूट्रल इंटरमीडियरी की तरह एक्सेप्ट किया गया। मतलब आईसीआरसी जो है वो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कैंप्स होते हैं वहां पर जाके इंस्पेक्शन कर सकती है, चेक कर सकती है कि जो प्रिजनर्स हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना, मेडिकल हेल्थ, कपड़े या बेसिक जो नेसेसिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। इसमें टोटल 47 स्टेट्स जो थे वो पार्टिसिपेंट्स थे। नेक्स्ट है फोर जेनीवा कन्वेंशंस ऑफ 12 अगस्त 1949। ये जो है वो आईएचएल का इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथ ही साथ जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक हॉरिफाइंग जो एट्रोसिटीज देखने मिली उसके जवाब में इन कन्वेंशंस को लाया गया था। जेनीवा कन्वेंशन 1 की बात करें तो ये किसके रिलेटेड है? वाउंडेड एंड सिक इन आर्म्ड फोर्सेस इन द फील्ड। मतलब ये 1864 एंड 1906 का डिटेल्ड वर्जन है। ठीक है। जेनीवा कन्वेंशन 2 जो है वो शिप्स और हॉस्पिटल शिप्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। जेनीवा कन्वेंशन 3 जो है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रिलेटेड है और जेनीवा कन्वेंशन 4 जो है वो सिविलियन पर्सन के प्रोटेक्शन के रिलेटेड है। इन जेनीवा कन्वेंशंस का की प्रोविजन क्या था? सबसे पहले प्रोटेक्ट करना मेडिकल स्टाफ को, सिविलियंस को और हॉस्पिटल शिप्स को। प्रोहिबिट करना किसी भी तरीके के टॉर्चर को, मर्डर को और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को। साथ ही साथ इंश्योर करना कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उन्हें प्रॉपर केयर मिले और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिले आईसीआरसी का। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो टोटल 194 स्टेट्स जो हैं इसके पार्टिसिपेंट हैं। अब नेक्स्ट कन्वेंशन है कॉमन आर्टिकल 3 ऑफ द जेनीवा कन्वेंशन 1949। ये किसके रिलेटेड है? नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ऐसे वॉर जो कि इंटरनेशनली नहीं लड़े जा रहे, बाउंड्री के अंदर लड़े जा रहे हैं, जिन्हें यूजली हम सिविल वॉर या रेबेलियंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर उन सिविल वॉर्स और रेबेलियंस के लिए कुछ मिनिमम ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। जैसे कि अगर कोई सिक है, वाउंडेड है तो उसका इलाज करवाना है, किसी भी तरीके का टॉर्चर या फिर एक्सेसिव हार्म देना प्रोहिबिटेड है। दूसरा, जो भी सिविलियंस हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करना। ऐसे सारे मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि प्रोटेक्शन की जरूरत है सिविलियंस को, प्रोटेक्शन की जरूरत है वाउंडेड सोल्जर्स को। मतलब ऑल इन ऑल हमने ह्यूमन की बात की। लेकिन क्या वॉर का असर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पे पड़ता है? ऐसा नहीं है। वॉर का असर कल्चर पे, प्रॉपर्टी पे, एनवायरमेंट पे, सब पे पड़ता है। आइए चलने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ कन्वेंशंस बनाए, जिसमें पहला कन्वेंशन है हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 1954। इस कन्वेंशन का मेन एम क्या है? प्रोटेक्ट करना मॉन्यूमेंट्स को, म्यूजियम को, हेरिटेज को ड्यूरिंग वॉर। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भी मॉन्यूमेंट या हेरिटेज है, कल्चर है, वो किसी एक कंट्री का नहीं है, बल्कि वो पूरी ह्यूमैनिटी का पार्ट है। और अगर आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसे डैमेज पहुंचा रहे हो, तो वो हिस्ट्री को मिटाने के बराबर है, जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। अब इसका फर्स्ट प्रोटोकॉल समझे जो 1954 में आया था, उसमें क्या दिया हुआ है? प्रिवेंट करना एक्सपोर्ट ऑफ अ कल्चरल प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। इसका क्या मतलब है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर करती है, उसे ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वो कंट्री उस कंट्री का जो कल्चरल प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्री नहीं ले जा सकती। सेकेंड प्रोटोकॉल 1999 की बात करें तो इसने इनहेंस्ड प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर जो प्रोटेक्शन दी जाती है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया गया, साथ ही साथ सैंक्शंस को ऐड किया गया। अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इस पूरे के पूरे कन्वेंशन के 133 पार्टिसिपेंट्स थे। सिर्फ प्रोटोकॉल 1 के 110 पार्टिसिपेंट्स थे और प्रोटोकॉल 2 के 84 पार्टिसिपेंट्स थे। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर हॉस्टाइल यूज ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स
इन मोड कन्वेंशन 1976। ये कन्वेंशन क्या करता है, दुश्मन कंट्री के खिलाफ किसी भी तरीके का हॉस्टाइल एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन यूज करने के ऊपर बैन लगाता है। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि जो नेचुरल एलिमेंट्स है उनके साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना, जैसे कि वेदर मैनिपुलेशन, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक और काफी डिजास्ट्रस या हॉरिफाइंग एक इफेक्ट बना रहे दूसरी कंट्री के ऊपर। इस कन्वेंशन को बनाने की जो प्रेरणा थी, इंस्पिरेशन थी, वो कहाँ से मिली थी? वियतनाम वॉर से, जहां पर यूएस की आर्मी ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन पोपाय, जिससे उन्होंने जो बारिश है उसे बढ़ाने की कोशिश की थी। ये जो कन्वेंशन है वो आईएचएल के अंदर सबसे पहला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड कन्वेंशन था। ठीक है, इसके अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो टोटल 78 स्टेट्स जो थे वो इसके पार्टिसिपेंट्स थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेपन्स कंट्रोल कन्वेंशन की। ये आईएचएल के कन्वेंशन का सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये किसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है? एक्सेसिव injurious weapons and indiscriminate इफेक्ट्स पहुंचाने वाले वेपन्स के ऊपर। सबसे पहला कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन 1972, जिसे हम बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी कह सकते हैं। सी, हमने याद हो तो जेनीवा कन्वेंशन में कन्वेंशन रीड किया था जिसका एक लिमिटेशन ये था कि उसमें स्टॉक पाइलिंग और जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उन्हें बनाना अलाउड था लेकिन यूज करना अलाउड नहीं था। ये जो कन्वेंशन था वो जेनीवा कन्वेंशन से 2 कदम आगे की तरफ बढ़ा। इसने बैन लगाया बायोलॉजिकल और टॉक्सिक वेपन्स के प्रोडक्शन पर, डेवलपमेंट पर और स्टॉक पाइलिंग पर। ये पहला ऐसा कन्वेंशन था जिसने पूरी तरीके से टॉक्सिक वेपन्स के ऊपर बैन लगाया था और इसके पार्टिसिपेंट कंट्रीज कितने हैं? 185 स्टेट्स। नेक्स्ट कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स व्हिच मे बी डीम्ड टू बी एक्सेसिवली इंजीरियस और टू हैव इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट 1980 CCW। इस कन्वेंशन के थ्रू ऐसे जो वेपन्स होते हैं जिनका एक एक्सेसिव इंजूरियस इफेक्ट आता है या फिर वो इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट्स कॉज करते हैं, उनके ऊपर कंप्लीट बैन लगाया गया था। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला कन्वेंशन है जिसके अंदर टाइम टू टाइम नए रूल्स ऐड कर दिए जाते हैं थ्रू प्रोटोकॉल्स। सबसे पहला है CCW प्रोटोकॉल 4 1995, जिसमें जो ब्लाइंडिंग लेजर वेपन्स हैं उन पे प्रोहिबिशन लगाया गया। ऐसी लेजर गन होती हैं जो सामने वाले पर्सन को ब्लाइंड कर सकती हैं। दूसरा CCW प्रोटोकॉल 5 2003, जिसमें एक्सप्लोजिव रेमनेंट्स ऑफ वॉर के ऊपर ये रिलेटेड था। मतलब कि जब वॉर खत्म हो जाता है उसके बाद जो ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो फूटते नहीं हैं या ऐसी गोलियां होती हैं उनको टैकल कैसे किया जाएगा उसके रिलेटेड ये कन्वेंशन था। इसमें टोटल 126 स्टेट्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन। मतलब केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये भी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जैसा ही था जिसमें उसके डेवलपमेंट, उसके प्रोडक्शन और उसके स्टॉक पाइलिंग हर एक चीज पर कंप्लीट बैन लगाया था। किसके रिलेटेड थे वो? केमिकल वेपन्स के रिलेटेड। ठीक है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट कंट्री है? 193 स्टेट जो है वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। फिर है कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज, स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सोनल्स माइन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन, ओटावा ट्रीटी। अब इस कन्वेंशन में क्या हुआ था, जो एंटी पर्सोनल्स माइंस होते हैं, लैंड माइंस, उनके ऊपर बैन लगाया गया था। एंटी पर्सोनल लैंड माइंस क्या होते हैं? ऐसे माइंस जो ह्यूमंस को हर्ट करने के लिए या उन्हें मारने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें बैन क्यों लगाया गया था? क्योंकि जो ये लैंड माइंस होते हैं जो एंटी पर्सोनल काइंड ऑफ होते हैं, वो जंग खत्म होने के बाद भी, मतलब वॉर खत्म होने के बाद भी सिविलियंस को और काफी लोगों को चोट पहुंचाते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टिंक्शन
एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी सफरिंग, इन दोनों ही प्रिंसिपल का वायलेशन कंसिडर किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं इसके? 164 स्टेट्स जो है वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनीशंस 2008। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो क्लस्टर बॉम्ब है उनका यूज, उनका प्रोडक्शन और साथ ही साथ उनका स्टॉक पाइलिंग करना भी प्रोहिबिटेड है। अब क्लस्टर बॉम्ब क्या होते हैं? ऐसे बॉम्ब जो हवा में खुलते हैं और छोटे छोटे कई बॉम्बलेट्स को ड्रॉप करते हैं। अब उनमें से कई बम्स जहाँ गिरते हैं वहां फट जाते हैं और जो नहीं फटते वो ERW या फिर अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स बन जाते हैं, जो वहां के सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। IHL ने पिछले कुछ डिकेड्स में सिटीजन्स और चिल्ड्रन के राइट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है। अब हम उन्हीं कन्वेंशंस को रीड करते हैं। पहला है रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998। अब इस स्टैट्यूट के अंदर क्या हुआ था? सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का काम क्या है? ऐसे लोगों के ऊपर केस चलाना जो क्या करते हैं, 4 सबसे हीनियस या सीरियस इंटरनेशनल क्राइम कमिट करते हैं। ठीक है, और वो किसके रिलेटेड होता है? जैसे जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स या फिर क्राइम ऑफ एग्रेशन। ये जो स्टैट्यूट है इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट को लायबल नहीं बनाता बल्कि एक इंडिविजुअल को भी लायबल बना सकता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2000। इस कन्वेंशन में एक लाइन ड्रॉ की गई कि कोई भी बच्चा जो 18 साल से छोटा है उसे कोई भी आर्म्ड ग्रुप में रिक्रूट नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रोहिबिशन लगाया गया। अब इस कन्वेंशन में कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 172 स्टेट्स पार्टिसिपेंट्स थे। फिर है प्रोटोकॉल एडिशनल टू द जेनीवा कन्वेंशन ऑफ 12 अगस्त 1949 एंड रिलेटिंग टू द एडॉप्शन ऑफ एन एडिशनल डिस्टिंक्टिव एम्बलम 2005 एडिशनल प्रोटोकॉल 3। इस प्रोटोकॉल ने रेड एम्बलम को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब इस प्रोटोकॉल के थ्रू रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट के साथ तीसरा नया एम्बलम इंट्रोड्यूस किया गया था जो क्या था? रेड क्रिस्टल। अब ये क्यों ऐड किया गया था? बिकॉज काफी सारी कंट्री रेड क्रॉस को और रेड क्रिसेंट को कुछ स्पिरिचुअल और रीजनल चीजों के साथ जोड़ती थी, जिस वजह से न्यूट्रलिटी के लिए रेड क्रिस्टल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 78 स्टेट्स पार्टिसिपेंट्स थे। अब लास्ट कन्वेंशन है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013। अब ये जो ट्रीटी है वो कन्वेंशनल आर्म के इंटरनेशनल ट्रांसफर को रेगुलेट करती है। इसका क्या कहना है कि एक कंट्री तब एक्सपोर्ट नहीं कर सकती कन्वेंशनल आर्म्स या वेपन्स को जब उसे पता है कि उसका यूज किसी भी तरीके के वॉर क्राइम में हो सकता है या किसी भी तरीके के वॉर क्राइम को बढ़ावा दे सकता है। वॉर क्राइम मतलब जीनोसाइड या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सो ऑन। अब इस ठीक है, अब इस ट्रीटी के पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 115 स्टेट्स। अब हमने सारे कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स को समझ लिया। देखो, लॉ बनाना एक अलग काम है, लेकिन जब तक उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक वो लॉ कोई काम का नहीं है। वॉर के फील्ड में या शांति के टाइम पे ऐसे वॉर्स को रेगुलेट करना, अप्लाई करना रियल चैलेंज यहाँ आता है। इसलिए अब हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रीड करते हैं। अगर हम IHL के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये क्या इंश्योर करेगा कि IHL के जो भी रूल्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट किया जा रहा है और अप्लाई किया जा रहा है दोनों ही समय पे, वॉर टाइम पर भी और पीस टाइम पर भी। ठीक है, जिससे कि क्या होगा? प्रोटेक्ट किए जा सकेंगे सिविलियंस, वाउंडेड, सिक, प्रिजनर्स ऑफ वॉर और रेगुलेट किया जा सकेगा कि किस तरीके से वॉर जो है वो लड़ा जा रहा है। अब इसका नेचर क्या होता है? ये वॉलंटरी नेचर के हैं क्योंकि स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो
कंप्लायंस करे आईएचएल के रूल्स के साथ, और साथ ही साथ स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन्हें तोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टेट क्या है, एक सोवरेन अथॉरिटी है। अब इसका कोई डायरेक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होता बाय कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके ऊपर रिलाई करता है, स्टेट के कंप्लायंस और स्टेट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर रिलाई करेगा। लीगल बेसिस क्या है, जो 4 जेनीवा कन्वेंशन हमने देखे थे उसमें सब में कॉमन है आर्टिकल नंबर 1, जिसमें ये दिया हुआ है स्टेट को हर एक सर्कमस्टेंसेस में जो आईएचएल के रूल्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना है और इंश्योर करना है कि उन्हें फॉलो किया जाए। अब की एक्टर्स कौन होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, स्टेट, आईसीआरसी, यूनाइटेड नेशन, एनजीओज, नेशनल कोर्ट्स और आईसीसी। अब इम्प्लीमेंटेशन के मेजर्स देखते हैं कि कैसे आईएचएल को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहले आईएचएल को टीच किया जाएगा टू स्टेट्स, एनजीओ, आर्म्ड फोर्सेस एंड सिविलियंस। फिर ट्रांसलेट किया गया आईएचएल ट्रीटीज को इनटू नेशनल लैंग्वेजेस, जिससे कि बेटर तरीके से समझ में आ सके। फिर स्टेट ने इनकॉर्पोरेट किया आईएचएल प्रिंसिपल को इनटू डोमेस्टिक लॉ फॉर कंप्लायंस। ट्रेन करना पर्सनल्स को ऑन डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस। फिर इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडी जो है वो प्रोसिक्यूट करती है किसी भी वायलेटर को जिसने आईएचएल के किसी भी प्रिंसिपल को वायलेट किया होता है। फिर इंश्योर करना कि रिस्पेक्ट हो फॉर रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट और रेड क्रिस्टल। अब डिटेल में रीड करते हैं आईसीआरसी के बारे में। लैंड पर जो वॉर्स होते हैं उनमें सारे आईएचएल के रूल्स को अप्लाई करने वाली और सारे आईएचएल के रूल्स को मेंटेन करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आईसीआरसी, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉर के टाइम में भी ह्यूमैनिटी को अलाइव रखती है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1863 में। किसके थ्रू, हेनरी ड्यूनेट के थ्रू, जिनका एम क्या था कि इम्प्रूव हो सके केयर फॉर वाउंडेड सोल्जर्स। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। आईसीआरसी को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है बाय जेनीवा कन्वेंशन 1949 एंड एडिशनल प्रोटोकॉल्स 1977 और 2005। साथ ही इसका मेन फोकस किसके ऊपर होता है, जो कि विक्टिम है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के, जो कौन हो सकते हैं, कोई भी वाउंडेड है, जो घायल है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर है या फिर सिविलियंस हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना। की रोल्स क्या है आईसीआरसी के, मॉनिटर करना कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां वॉर चल रहा है वहां पर आईएचएल का कंप्लायंस हो। दूसरा, इंस्पेक्ट करना कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है लोगों के साथ, जो सिविलियंस है, वाउंडेड हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उन्हें किस कंडीशन में रखा जा रहा है, क्या वो आईएचएल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर मिनिमाइज करना डेंजर और प्रिवेंट करना अब्यूजेस को। रीस्टोर करना फैमिली लिंक्स जो कि सेपरेट हो गए हैं बाय कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो लोग अपनी फैमिली से बिछड़ गए हैं उन्हें वापस मिलाना। प्रोवाइड करना फूड, मेडिसिन एंड हेल्थ ट्रेनिंग। फिर इंगेज करना स्टेट को कि वो इम्प्रूव करे सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज। मेंटेन करना डेटा ऑन मिसिंग, सिक और इम्प्रिजन्ड पर्सन्स। फिर सपोर्ट करना स्टेट को कि वो इशू करें आईएचएल कंप्लेंट मिलिट्री मैनुअल्स। सपोर्ट करना डिसएमिनेशन, मॉनिटरिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। आईसीआरसी 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहले है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब सफरिंग को कम करना और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जिसको भी जरूरत है उसे हेल्प करना। उसके बाद जो प्रिंसिपल है वो है न्यूट्रलिटी, मतलब कोई भी तरीके की साइड नहीं लेनी है किसी भी पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। इम्पार्शियलिटी, जो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो बेस्ड ऑन नीड्स होगा। फिर इंडिपेंडेंस, ये ऑपरेट करता है फ्रीली फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। अभी तक हमने आईएचएल रिलेटेड लॉ बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया और उसको इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। उस कमीशन का नाम है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये क्रिएट की गई थी 1991 में अंडर आर्टिकल 90 ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल 1 1977 टू द जेनीवा कन्वेंशन 1949। अब इसका पर्पस क्या है, जो भी एलिज्ड वायलेशन हुआ है आईएचएल का उसे इन्वेस्टिगेट करना, साथ ही साथ प्रमोट करना कि जो कंप्लायंस हो आईएचएल का। अब इसका स्ट्रक्चर और मेंबरशिप देखें तो परमानेंट बॉडी है, 15 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, जो कौन इलेक्ट करेगा, स्टेट पार्टीज। मेंबर्स कितने हैं टोटल इसके, 77 स्टेट जो है वो इसके मेंबर्स हैं। अब किस प्रिंसिपल पर काम करता है, IHFFC,
ये किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है? इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। की फंक्शन क्या है? इंक्वायर करना इनटू एलिज ग्रेव और सीरियस आईएचएल वायलेशन, फिर प्रमोट करना कि जेनीवा कन्वेंशन और जो उसके प्रोटोकॉल है उनका कंप्लायंस हो रहा है, वो भी थ्रू डायलॉग और गुड ऑफिसेस, फिर सबमिट करना अपनी फाइंडिंग टू स्टेट विद एक्शनेबल रिकमेंडेशन। चैलेंजेस क्या है? रेयरली एक्टिवेटेड है ड्यू टू स्टेट कंसेंट रिक्वायरमेंट, कि अगर उसे इन्वेस्टिगेट करना भी है तो स्टेट का कंसेंट की जरूरत होती है, इसलिए रेयरली एक्टिवेटेड रहता है। अभी तक हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारी बॉडीज जो होती हैं वो ये काम करती हैं कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, अच्छे से लोग उसका पालन करें, लेकिन असली जो रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नेशनल लेवल पर होता है। इसलिए जरूरत पड़ी नेशनल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कमीशन की। इसे कौन क्रिएट करता है? इंडिविजुअल स्टेट क्रिएट करते हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें इंकरेज किया जाता है बाय आईसीआरसी और जेनीवा कन्वेंशन। ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इम्प्लीमेंट करना आईएचएल को नेशनल लेवल पर। अब स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्टेट स्पेसिफिक बॉडीज होंगी, ऑफ्टन इंटर मिनिस्ट्रियल होती हैं, जो कि सपोर्ट कौन करता है? आईसीआरसी। की फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेट करना, एडवाइजरी रोल और प्रमोशन और अवेयरनेस क्रिएट करना। कोऑर्डिनेशन मतलब ये इंश्योर करता है कि जो नेशनल लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग्स हैं, वो आईएचएल के अकॉर्डिंग हो। फिर एडवाइजरी रोल में है, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को ऑन ट्रीटी रेटिफिकेशन एंड डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। फिर सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो पर्टिकुलर कमीशन है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है नेशनल प्रैक्टिस और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बीच में। अभी हमने देखा कि आईएचएल को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट का सबसे मेजर रोल होता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू जेनीवा एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड करता है जिसमें जितने भी जेनीवा कन्वेंशन के मेंबर स्टेट हैं वो एक जगह आते हैं और आईएचएल के प्रिंसिपल्स को, रूल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। इसका स्टेब्लिशमेंट क्या है? पीरियडिकल मैकेनिज्म है ये, एक जो किसके अंदर सेट किया गया है? जेनीवा कन्वेंशन के अंदर। ये एक एडहॉक मीटिंग होती है जहां पर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं, और इस मीटिंग को कौन फैसिलिटेट करता है? आईसीआरसी। इसका फंक्शन क्या है? डिस्कस करना आईएचएल के इम्प्लीमेंटेशन के क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनको, और ट्रीटीज में क्या अपडेट्स लाने की जरूरत है उन्हें। अडॉप्ट करना रेजोल्यूशन को टू स्ट्रेंथन कंप्लायंस, और एड्रेस करना जो इमर्जिंग इश्यूज हैं उन्हें। सिग्निफिकेंस क्या है? ये फॉस्टर करता है कि स्टेट आपस में कोऑपरेशन करें और आईएचएल का डेवलपमेंट हो। एग्जाम्पल देखा जाए तो 2024 का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें ऑटोनोमस वेपन्स के बारे में डिस्कशन किया गया था। अब बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की। इसे फाउंड किया गया है वाया रोम स्टैट्यूट, और ये इफेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2002 से। इसका लोकेशन क्या है? हेग, नीदरलैंड्स, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रिब्यूनल है। इसका काम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूट करना ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन्होंने ग्रेव नेचर ऑफ क्राइम किया है, जैसे कि जिनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एग्रेशन। अब इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन रोल क्या है? तो समझो कि जो भी पर्सन जिसने वॉर क्राइम किया है, ये जो आईसीसी है उसे प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये आईएचएल को क्या करता है? इन्फोर्स करवाता है। मैकेनिज्म क्या है? केस कैसे ट्रिगर हो सकते हैं? या तो स्टेट रेफरल से, या तो यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल से, या तो फिर स्यूमोटो। अब ये कॉम्प्लीमेंट करता है नेशनल कोड को अंडर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। इम्पैक्ट क्या है कि जो आईएचएल का वायलेशन है वो डिटर होता है। लोगों को लगता है कि अगर वो भी ऐसा करेंगे तो उन्हें भी ये पनिशमेंट मिल सकती है, एक डिटरेंस इफेक्ट आता है। स्ट्रेंथन होती है अकाउंटेबिलिटी, और चैलेंज क्या है? ये लिमिटेड है बाय नॉन मेंबर स्टेट और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। यहाँ तक हमने आईएचएल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो कवर कर ली है। आई गेस आपको ये टॉपिक अब अच्छे से कवर हो गया हो। अब हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल विच इज वेरी फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड विच मस्ट गाइड इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। कि इनमें से दिया गया कौन सा प्रिंसिपल वेरी फाउंडेशन ऑफ आईएचएल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, ये हमने रीड किया है। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी भी है और प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी भी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है कि इनमें से कौन सा जेनीवा कन्वेंशन जो है प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम ऑफ द मैरीटाइम वेयरफेयर का है? मतलब शिप रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा था? शिप रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन था? सेकेंड नंबर का
करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड जेनीवा कन्वेंशन 1949। नेक्स्ट इज एमसीक्यू नंबर 3। हेग कन्वेंशन 1899 और जेनीवा कन्वेंशन 1864 जो है प्राइमरीली क्या आउटलाइन करता है? ह्यूमन कंडीशन ऑन इनकार्सिएशन, कॉन्स्टेंट्स ऑन स्टेट बिहेवियर, राइट्स ऑफ विक्टिम ऑफ वॉर या राइट्स ऑफ बॉन्डेड सोल्जर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एमसीक्यू नंबर 4। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी प्राइमरीली इन रिस्पॉन्स टू द एट्रोसिटीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू? Is the dedication to the detailed, proactive protection and humane treatment of persons hors the combat, मतलब out of the fight, including sick and wounded combatants, prisoners of war, and specially non-combatant civilians in enemy or occupied territory. पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनीवा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर हो गया हो। स्टिल कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये यूनिट जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आईएचएल कंप्लीट होता है। अब हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अराउंड कुछ 200 एमसीक्यूज होंगे आने वाली वीडियोज में, जहाँ पर हम मिक्स जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक रीड किए हैं इस यूनिट में वो सारे एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो सेट एग्जाम्स हैं डिफरेंट स्टेट्स की उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यूज जो हैं यूजीसी नेट के वो भी कवर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विदालय एकेडमी। ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।